ये वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला, विचार, योजना क्या है जो राजस्थान सरकार पूरे करने में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्राथमिकता से आपके नेतृत्व में लगी हुई है? देखिए, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश एक चुनाव का विचार दिया। तो हमने सबसे पहले तो नगर निकायों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए उनका सीमा विस्तार किया, ताकि उनके पास और संपत्ति आ सके और ज़मीनें आ सकें, जिनमें वो अपनी योजनाएं सर्जित करें, उन्हें बाजार में उतार कर आर्थिक रूप से निर्वाचन का क्षेत्र है, चाहे वो नगर निकाय हों, चाहे वो पंचायत राज हों, चाहे वो सहकारिता हो, इसमें एक राज्य एक चुनाव के अंतर्गत सभी निर्वाचन करवाने का लक्ष्य है। मजबूरी में मुझे राजनीति में आना पड़ा। स्थिति है उसमें करेक्शन की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लाल किले से देश की जनता को संबोधित करते हुए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दिया। झाबर सिंह खर्रा जी, जब ये बात आती है कि चुनावों की तैयारियों में आप लोग, एक युवा वर्ग है जिसको सबसे ज़्यादा इस वक्त चुनावों के इंतज़ार है विश्वविद्यालयों के, उस पर कोई स्पष्टता क्यों नहीं हो पा रही? आपने कभी मुख्यमंत्री जी से बात की? हालांकि विभाग आपका नहीं है, लेकिन विषय जुड़ा हुआ है आपसे। देखिए, ये छात्र संघ चुनाव का प्रकरण लंबे समय से विवादित रहा है और हमारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में पिछले दशकों में जिस प्रकार का वातावरण छात्र संघ चुनाव के समय रहा, जिस प्रकार की हिंसाएं हुई, जिस प्रकार से बाहुबल का प्रयोग हुआ, जिस प्रकार से धनबल का प्रयोग हुआ, इन सब के निवारण के लिए एक लिंगदो कमेटी बनाई गई थी। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की सरकार इस वक्त सबसे ज़्यादा एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी योजना में व्यस्त है और उसका नाम है, और इस योजना को मूर्त रूप देने का काम जिन कंधों पर है वो है राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा। आज न्यूज़ 24 पर झाबर सिंह खर्रा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो प्रदेश की और देश की जनता जो इस वक्त आपको सुन रही है, वो ये जानना चाहती है कि दरअसल ये वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला, विचार, योजना क्या है जो राजस्थान सरकार पूरे करने में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्राथमिकता से आपके नेतृत्व में लगी हुई है? देखिए, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक देश एक चुनाव का विचार दिया और उसके बाद दिसंबर 2023 में जब राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी प्रधानमंत्री जी के उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान में भी एक राज्य एक चुनाव का विचार रखा और उसके अंतर्गत चूँकि हमारे नगर निकायों का जो प्रकरण था उसमें लगभग 4-5 चरणों में पिछले शासन के समय चुनाव हुए थे और ये माना जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं कुछ दिन पहले आचार संहिता लगती है, विकास कार्यों में रुकावट आ जाती है और विकास गति नहीं पकड़ पाता है। इसलिए अगर एक राज्य एक चुनाव हो तो सारे नगर निकायों के जब एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो हम 1.5 महीने या महीने भर की जो भी चुनाव आयोग चाहेगा उस आचार संहिता में काम रुक लेंगे, लेकिन उसके बाद निर्वाचित नगर निकायों के साथ मिलकर और राजस्थान सरकार तेज़ी से राजस्थान के विकास के मामले में काम करने को स्वतंत्र रहेगी और आने वाले बाकी समय में किसी प्रकार की आचार संहिता का हमको सामना नहीं करना पड़ेगा। विकास में कोई रुकावट नहीं है। इस सोच के साथ एक राज्य एक चुनाव के आधार पर हमने निर्णय किया और उसमें सबसे पहले चूँकि 2018 से 2023 के कालखंड में नगर निकायों की जितनी भी संपत्ति थी वो एक अभियान के रूप में लगभग बांट दी गई और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई। तो हमने सबसे पहले तो नगर निकायों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए उनका सीमा विस्तार किया, ताकि उनके पास और संपत्ति आ सके और ज़मीनें आ सकें, जिनमें वो अपनी योजनाएं सर्जित करें, उन्हें बाजार में उतार कर आर्थिक रूप से
सशक्त हो सकें। और ये करने के बाद हमने जैसे जैसे कार्यकाल समाप्त होता गया, निर्वाचित बोर्ड को भंग कर हम प्रशासक लगाते गए। और उसके बाद हमने जब नगर निकायों के सीमा विस्तार का काम पूरा हो गया, उसके बाद अब हमारा वार्डों के पुनर्गठन का काम शुरू हो गया। वार्डों का पुनर्गठन का काम भी लगभग पूरा हो गया और उम्मीद ये है कि हम अगस्त के पहले सप्ताह से पहले नए वार्डों की अधिसूचना जारी कर देंगे। अधिसूचना जारी करने के बाद राजस्थान सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से ये अनुरोध करेगी कि वो नगर निकायों के मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू कर दें। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर तक मतदाता सूची का काम जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग से ये अनुरोध करेगी कि वो दिसंबर माह में एक राज्य एक चुनाव के साथ एक तिथि में राज्य के सभी 312 नगर निकायों के चुनाव संपन्न करा दें। जब एक प्रदेश एक चुनाव की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ नगर निगम नगर निकायों के चुनाव या फिर पंचायत चुनाव भी शामिल होने की बात थी शुरुआती? नहीं, जितने भी निर्वाचन का क्षेत्र है, चाहे वो नगर निकाय हों, चाहे वो पंचायत राज हों, चाहे वो सहकारिता हो, इसमें एक राज्य एक चुनाव के अंतर्गत सभी निर्वाचन करवाने का लक्ष्य था। तो इसको लेकर जो आपने कहा कि अब वार्ड का जो काम है सीमांकन का वो लगभग पूरा हो गया है और अगस्त के पहले सप्ताह में जो कि बस आ ही गया है, आप राज्य निर्वाचन आयोग से इसको लेकर तैयारियों को लेकर बात करेंगे। लेकिन विपक्ष का बहुत बड़ा बार यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री तक भी आरोप लगा चुके हैं कि सीमांकन में बहुत ज़्यादा राजनीति से प्रेरित काम हो रहा है। देखिए, हमने जो नगर निकायों का दायरा बढ़ाया, पुनर्सीमांकन किया और उसके बाद वार्डों का पुनर्गठन किया, हमने सारा काम विधि सम्मत किया है। अगर हम बात करें 2019 में तत्कालीन राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं के जो वार्डों का पुनर्गठन किया था, उसमें इतनी सारी विसंगतियां हैं। हमने अब की बार जितना भी वार्डों का पुनर्सीमांकन किया है, हमने 15% का मानक रखा था, लेकिन कुछ जगह भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ये मानक 20, 22, 18, 19, 23, 25 तक चला गया। हमने प्रयास किया कि वो भी सीमा में आए, लेकिन जब भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वो सीमा में आने की संभावना नहीं बनी, तो हमने उन सब को भी कलेक्टरों से 2 बार उनका परीक्षण कराने के बाद स्वीकार करने का निर्णय किया है। लेकिन ऐसे वार्डों की कुल वार्डों की संख्या का मुश्किल से 2 या 3% संख्या होगी। 2019 में तत्कालीन सरकार के समय जो वार्डों का पुनर्गठन हुआ था, उसमें 50, 60, 70, 80 और 100% से ज़्यादा का अंतर आबादी में रहा है। हमारे यहाँ लगभग 15 से 25-26% के बीच में सारे वार्ड बने, जिनमें से 5% को छोड़कर सारे 15% के दायरे में बने। जी, तो जब आप देश में राजनीति चर्चा इस वक्त सबसे ज़्यादा एक प्रदेश एक चुनाव के रूप में जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर करते हैं, आप खुद यूडीएच मंत्री के रूप में जब अपने आप को इस काम के सबसे जिम्मेदार प्रमुख के रूप में, मुखिया के रूप में देखते हैं, आप खुद कितनी संतुष्टि महसूस कर रहे हैं कि आप इस तरफ जा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहें? देखिए, अब तक हमने इस दिशा में जितना भी काम किया है एक राज्य एक चुनाव के तहत, उसमें मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और मेरी पूर्णतः आत्मसंतुष्टि उस दिन हो जाएगी जब हम दिसंबर 2025 में राज्य के सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ संपन्न करवाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। झाबर सिंह खर्रा जी, जब ये बात आती है कि चुनावों की तैयारियों में आप लोग, एक युवा वर्ग है जिसको सबसे ज़्यादा इस वक्त चुनावों के इंतज़ार है विश्वविद्यालयों के, उस पर कोई स्पष्टता क्यों नहीं हो पा रही? आपने कभी मुख्यमंत्री जी से बात की? हालांकि विभाग आपका नहीं है, लेकिन विषय जुड़ा हुआ है आपसे। देखिए, ये छात्र संघ चुनाव का प्रकरण लंबे समय से विवादित रहा है और हमारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में
पिछले दशकों में जिस प्रकार का वातावरण छात्र संघ चुनाव के समय रहा, जिस प्रकार की हिंसाएं हुई, जिस प्रकार से बाहुबल का प्रयोग हुआ, जिस प्रकार से धनबल का प्रयोग हुआ, इन सब के निवारण के लिए एक लिंगदो कमेटी बनाई गई थी और लिंगदो कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे। उस सुझाव के आधार पर भी एक आधा चुनाव हुआ, लेकिन लिंगदो कमेटी की सिफारिशों को हमारे छात्र नेताओं द्वारा धज्जियां उड़ाई गई, इसलिए चुनाव पर दोबारा रोक लग गई। अब इस दिशा में फिर मंथन हो रहा है कि सुचितापूर्ण तरीके से कैसे छात्र संघों के चुनाव हों, ये किस प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है, इस पर मंथन हो रहा है। जिस दिन योजना बन जाएगी उस दिन ये सारा काम हम खरत जी, आपको लगता है कि आपने चुनाव से पहले जिन छात्र संघ चुनावों को कराने की मांग की, यानी पार्टी के रूप में बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए अशोक गहलोत जी पे बहुत सारे सवाल उठाए कि वो डर के मारे चुनाव नहीं करा रहे, और अब आप 2 साल होने को है, 1.5 साल निकल गया, दूसरा साल आपकी सरकार आने के बाद भी छात्रों को इतना अधर झूल में जो आपने रखा हुआ है, ये उचित है? ये समय लगना इतना सही है? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं उन परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करना पड़ता है। अगर हमारे लोकतंत्र का मूल आधार ये माना गया था कि हम हमारे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर से हमारी युवा पीढ़ी को लोकतंत्र समझे, निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, वो इन चुनावों के माध्यम से वो जानकारी ले, इसके लिए इन चुनावों का प्रबंधन किया गया था। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले दशकों तक शुरुआती दौर में सब काम ठीक रहा, लेकिन बीच में जाकर ये सारा काम गड़बड़ा गया और लोकतंत्र की धज्जियां जब छात्र संघ चुनाव में उड़ने लगी, चाहे वो बाहुबल के आधार पे हो, चाहे वो धनबल के आधार पर हो, और उसके साथ साथ उसमें फिर और बाकी जो 2 साने शुरू हुए, इसी के निवारण के लिए लिंगदो कमेटी बनी थी। लिंगदो कमेटी ने लंबे विचार विमर्श के बाद अपनी कोई रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारा युवा वर्ग अगर उसको स्वीकार नहीं करे और उसके अनुरूप, उसके अनुकूल शालीन आचरण के साथ छात्र संघों के चुनाव संपन्न करवाने में रुचि नहीं रखे, तो सरकार को कई विषयों पर सोचना पड़ता है और उसी दिशा में काम चल रहा है। जिस दिन सरकार इस बारे में पूरी तरह पुख्ता हो जाएगी कि हमारा युवा वर्ग पूर्ण शालीनता के साथ छात्र संघ चुनाव कराने की मानसिकता बना चुका है, उस दिन निश्चित रूप से चुनाव होंगे। तो युवा नेता लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं न्यूज़ 24 पर, वो ज़रूर सुने राजस्थान के यूडीएच मंत्री का क्या कहना है कि छात्र जो नेता हैं वो कम से कम अपने आप को छात्र चुनावों के लिए पहले तैयार करें। शुचिता जो होनी चाहिए राजनीति की, वो अब छात्र संघों से कहीं दूर हो गई है और इसलिए छात्र संघ चुनाव राजस्थान में नहीं हो रहे हैं। लेकिन छात्रों का आरोप ये भी है कि सरकार नगर निगमों के जो चुनाव हैं उनकी तैयारी में डर रही है और इसलिए चुनाव नहीं करा रही कि अगर छात्र संघ चुनावों में आपके जो जुड़ा हुआ बीजेपी का जो एबीवीपी है, अगर उसकी हार होती है तो आपके निकायों के चुनाव पे उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। ये डर है जिसकी वजह से आप चुनाव नहीं करा रहे, छात्र नेताओं के ये आरोप हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र को समझने के लिए आपको भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं की जितने उम्र के हिसाब से श्रेणी है, हमारा युवा वर्ग है, हमारा प्रौढ़ वर्ग है, उससे पहले हमारा किशोर वर्ग है जो 18 साल की उम्र में मतदाता बन जाता है, और उसके बाद बुजुर्ग श्रेणी के मतदाता। सबकी मानसिकता चुनाव के समय अलग अलग होती है और किसी पर भी एक दूसरे का ज़्यादा प्रभाव नहीं आता। हमारा बुजुर्ग मतदाता है जो सीनियर सिटीजन कहलाता है, उसकी सोच चुनाव के समय अलग रहती है, लोकतंत्र के प्रति उनका भाव अलग है। हमारा जो प्रौढ़ वर्ग है 45 से 60 साल वाला, उसकी लोकतंत्र के प्रति सोच और मतदान के प्रति अपनी वो अलग सोच रखते हैं। हमारा युवा वर्ग है 25 से 45 साल वाला, उसकी सोच अलग है। और हमारा जो किशोर वर्ग है 18 से 25 वाला, उसकी सोच अलग है।
और सब अपने अपने आचार विचार के आधार पर मतदान करते हैं, किसी पे किसी का ज़्यादा असर नहीं आता। इसलिए अगर कोई अब ये भ्रम पाल बैठे कि हमारी वजह से ये हो गया, हमारी वजह से ये हो गया, तो ये तो अपना अपना सोच है, उसके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं। आप तो अपनी साफ गोई के लिए जाने जाने वाले राजस्थान की सरकार के मंत्रियों में से एक हैं। आप भी स्पष्टता से छात्रों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि दरअसल चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं आप, क्योंकि सत्ता में आने से पहले आप लोगों की भाषा कुछ और सत्ता में आने के बाद एकदम कुछ और हो जाती है। कि किसी भी प्रकार के चुनाव हो, किसी भी स्तर के राजनेता हों, उनको निश्चित रूप से लोकतंत्र की शुचिता का पालन करना चाहिए। जी यूडीएच मंत्री के रूप में जब आप छात्रों को ये कहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने का कारण निकायों के चुनाव का डर नहीं है, बल्कि छात्र खुद हैं उसके लिए जिम्मेदार। हम नगर निगमों की बात पर आते हैं, जहां पर जयपुर में 2 नगर निगमों को अब मिलाकर वापस एक करने की तैयारी की जा रही है, जोधपुर में भी वही। तो ये जो वापस पीछे जाने का सिलसिला क्यों, आगे बढ़ने का लोकतंत्र में सिलसिला होता है, आप पीछे क्यों जाना चाह रहे हैं? 2 होने के नुकसान क्या है? देखिए, जयपुर, जोधपुर और कोटा, 3 जगह गत सरकार ने 2-2 नगर निकाय बनाए। जयपुर की आबादी 35 लाख, कोटा की आबादी 5-5.5 लाख, और यही लगभग आबादी है आपके जोधपुर की। बॉम्बे की आबादी 3 करोड़ से ऊपर है, और बॉम्बे में एक बृहत्तर महानगर पालिका है, और वो मेरे हिसाब से 3 करोड़ की जनता की बहुत बेहतर तरीके से सेवा कर पा रही है। तो जब 3 करोड़ की आबादी पर एक बृहत्तर महानगर पालिका बेहतर तरीके से काम कर रही है, तो 5.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख की जनसंख्या पर 2-2 नगर निकायों की आवश्यकता कहाँ पड़ी? तो नुकसान क्या है 2 नगर निगम होने से? जयपुर जैसे हेरिटेज शहर में जहां इतना दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, इससे नुकसान क्या हो रहा है और एक होने से फायदा क्या होगा? देखिए, 2 नगर निगम होना या किसी भी शहर की व्यवस्था को 2 संस्थाओं को सौंपना, उसमें आपसी समन्वय नहीं बन पाता है। आज हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, हम शहरों की बात कर रहे हैं, हम महानगरों की बात कर रहे हैं। अगर हमारे नगर निकाय, हमारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, हमारा दूरसंचार विभाग, ये जिन जिन का भी काम पड़ता है, उनमें समन्वय के अभाव के कारण एक एजेंसी किसी नए निर्माण कार्य को करती है, वो पूरे हुए 6 महीने नहीं हुए, इतने में कभी बिजली वाले खोद देते हैं, कभी टेलीफोन वाले खोद देते हैं, कभी पीडब्ल्यूडी वाले कुछ कर देते हैं, कभी पीएचडी वाले खोद के छोड़ देते हैं। अब 2 निकाय होने से समन्वय की कमी रही। एक नगर निकाय होगा तो हमारा आगे प्रयास ये भी है कि इन विभागों का समन्वय बना रहे। जब भी कोई वो काम करें, उससे पहले सारे विभागों की सामूहिक बैठक हो और उसमें ये बात चले कि हम ये काम करने जा रहे हैं, आपके आने वाले 2 साल में अगर इस क्षेत्र में कोई और काम करने की योजना हो तो आप अभी से सूचित कर दें, ताकि उसके लिए हम व्यवस्था कर दें, ताकि बाद में उस निर्माण को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। जब समन्वय की बात आती है तो कांग्रेस सरकार का धारीवाल जी का कार्यकाल भी याद आता है। लगातार मेयर के साथ रिश्ते पिछली सरकार के जितनी विवादों में रहे, इस सरकार के आने के बाद भी कुछ कुछ शुरुआती दिनों में देखने को मिले। हर 2 महीने बाद मेयर का एक्सटेंशन 2 महीने के लिए होता है। ये कैसा लगता है जब आप स्थानीय स्वायत्तता की बात करते हैं और इस तरह मेयर 2-2 महीने की, जिसको कहते हैं कि दुआ पर काम करे? देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद जैसे जैसे शिकायतें आई, हमने शिकायतों की जांच करवाई, और जांच में कोई भी जनप्रतिनिधि दोषी पाया गया, हमने सबसे पहले उसको
स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है, सुनवाई का अवसर दिया है, और अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया उसके बाद उसे निलंबित किया गया। अब निलंबित करने के बाद हमें कार्यवाहक चेयरपर्सन नियुक्त करने का प्रकरण आता है, और हमारा वर्तमान एक्ट ये कहता है कि हम 60 दिन के लिए चेयरपर्सन नियुक्त कर सकते हैं। नगर पालिका हो तो अध्यक्ष, नगर परिषद हो तो सभापति, और नगर निगम हो तो मेयर। और कानून में यही प्रावधान है कि हम प्रथम बार 60 दिन के लिए नियुक्ति करेंगे, इस बीच अगर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आगे उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हमको 60-60 दिन का कार्यकाल बढ़ाना पड़ रहा है। अच्छा, मेयर को लेकर जो डायरेक्ट चुनाव है उसको लेकर भी स्पष्टता कि इस बार मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा या फिर? देखिए, अब ये जब अभी हमने जो काम किया है नगर निकायों के पुनर्सीमांकन का और वार्डों के पुनर्गठन का, ये काम जब अगस्त के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा और उसके बाद जब हम राज्य निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची निर्माण करने के लिए अनुरोध करेंगे तो हमारे पास 2 महीने का समय बचेगा। उस 2 महीने के समय में हम इस बारे में विचार करेंगे, मंथन करेंगे, सभी जनप्रतिनिधियों से भी विचार करेंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात करेंगे, अधिकारियों से भी करेंगे, और उसके बाद निर्णय करेंगे कि चुनाव का स्वरूप कैसा हो। अभी जो निर्वाचन का मॉडल चल रहा है उसी पे हम निर्वाचन कराएं या फिर सीधे चुनाव करवाएं। सीधे चुनाव में एक समस्या आती है, जैसे गत बार एक बार यहाँ नगर निकायों के निर्वाचन का सीधा निर्वाचन हुआ। यूडीएच मंत्री के रूप में जब आप राजस्थान के खुद को देखते हैं और पिछली अशोक गहलोत सरकार में शांति धारीवाल जी यूडीएच मंत्री थे, उनका जिस तरह का काम करने का तौर तरीका था, जितने वो विवादों में रहते थे, कैबिनेट मंत्री वो भी नंबर 2 जिसे कहा जाए अशोक गहलोत के बाद, आप अपने आप को जब देखते हैं यूडीएच मंत्री के रूप में, आप महसूस करते हैं कि आपको भी कैबिनेट मंत्री होना चाहिए था? देखिए, आप अगर कैबिनेट मंत्री हैं चाहे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, आपकी काम करने की क्षमता कैसी है सारा उस पर निर्भर करता है। रैंक कोई मायने नहीं रखता, और मैं अपने आप में मेरे वर्तमान पदी हैसियत से बहुत संतुष्ट हूँ। और नगर निकाय हो चाहे हमारा नगर विकास हो, उसमें जितना कुछ मेरी क्षमता थी उसमें मैंने बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास किया है। नगरीय विकास के मामले में भी हमारी जितनी नियम कायदे नीति पॉलिसियाँ थी, आमजन की उपभोक्ता की हमने सबसे विचार विमर्श किया, जो भी हमको सकारात्मक सुझाव मिलेंगे उनके अनुरूप हमने सब में बदलाव किया है। और ये बदलाव का सिलसिला मेरा ये मानना है कि लगातार चलते रहने वाली एक प्रक्रिया है। लेकिन एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि की महत्वाकांक्षा भी होती है, और राजनीति में आप कहाँ पहुँचते हैं वो महत्व भी रखता है। तो आपको महसूस नहीं होता कि आप, क्योंकि कैबिनेट रिशफल की बात भी हो रही है, जब आप कहेंगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी कि भाई कैबिनेट में आपको जगह मिले? देखिए, महत्वाकांक्षा पालना और सीमित मात्रा में पालना या बहुत ज़्यादा पालना, ये व्यक्ति के उस पर निर्भर करता है। एक समय था जब मेरा राजनीति में बिल्कुल रुचि नहीं थी, परिस्थितियां बनी, मजबूरी में मुझे राजनीति में आना पड़ा। पंचायत राज संस्थाओं से मैंने राजनीति शुरू की, विधायक बना, पार्टी ने अब मेरे को मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया, मंत्री का पद दे दिया, तो मैं मेरे हर काम से संतुष्ट हूँ, मेरी कोई आगे महत्वाकांक्षा नहीं। बहुत सारे लोग हैं राजस्थान की राजनीति में, बीजेपी में, जो संतुष्ट नहीं हैं जो उनके पास हैं उससे, और उसी वजह से सरकार पिछले 1.5 साल से लगातार किसी न किसी कारण, किसी न किसी मंत्री की जो भी महत्वाकांक्षा है उसकी वजह से परेशानी में रही। आप महसूस कर रहे हैं कि अब सरकार थोड़ी स्थिरता की तरफ जा रही है? देखिए, अगर आप पिछले 1.5 साल का आकलन करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए जिस वृहद सोच के साथ काम शुरू किया और उसके बेहतर परिणाम भी आए। अब अगर किसी के मन में कोई बहुत अधिक महत्वाकांक्षा हो तो मेरा ये मानना है कि हर महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। व्यक्ति को
अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक दायरे में बांध कर रखना चाहिए। अनावश्यक महत्वाकांक्षा पालना मेरे विचार में किसी के लिए भी उचित नहीं है। जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में जो उनकी कार्यशैली है, उनका 1.5 साल का कार्यकाल है, आप अपने सहकर्मी के रूप में और अपने लीडर के रूप में कैसे देखते हैं उन्हें? कितना सफल पाते हैं? कहाँ कमी रह रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का एक सोच है कि राजस्थान विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश की श्रेणी में शामिल हो और तेजी से इसका सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकास हो। इस दिशा में वो सदैव चिंतन मनन करते रहते हैं और उसी के अनुसार योजनाओं को आकार देते रहते हैं। और जहाँ तक पिछले 1.5 साल के उनके कार्य का कालखंड का समय है, मैं समझता हूँ बाकी सरकारें जो काम चुनाव अपने कार्यकाल के अंतिम 1 साल में करती थी, उन कामों की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल फिर क्यों कहा जा रहा है कि विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं? सरकार में काम कौन कर रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे विभाग में जो मैं चाहता हूँ वो काम होता है। अफसर सुन नहीं रहे हैं। अब किसी के नहीं सुन रहे मुझे पता नहीं, मेरे तो सारे अफसर सुनते हैं। आपके सारे अफसर सुन रहे हैं और आपके पास इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय भी है। आप क्या देना चाहते हैं राजस्थान को अपने कार्यकाल में कि आपको याद किया जाए कि यूडीएच मंत्री ने, जैसे शांति धारीवाल जी ने कोटा को एकदम बदलने की कोशिश की और बहुत सारे आरोप विपक्ष ने, आप लोगों ने विपक्ष में रहते हुए लगाए कि सारा बजट वो कोटा ले गए। आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये एक विषय इतना लंबा है, अगर इस पे मैं विचार प्रकट करना शुरू करूँगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। स्थान विशेष कोई महत्व नहीं रखता है। मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश को के नगर निकायों को, पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को समस्या मुक्त करना और विकसित करना मेरा दायित्व है। अब अगर मैं मेरे सोच को संकुचित करके किसी एक विशेष क्षेत्र तक सीमित कर दूं, तो मैं ये समझता हूं कि मैं मेरे कर्तव्य और दायित्वों के प्रति पूर्ण निष्ठा से काम नहीं कर पा रहा हूं। मेरा सोच ये है कि राजस्थान में जिस प्रकार तेजी से शहरीकरण हो रहा है, उन शहरीकरणों को, शहरों को, महानगरों को, नगरों को, कस्बों को में सारी उचित सुविधाएं आम जन को उपलब्ध हों। और इस दिशा में हमने विश्व बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात की है और हमारी बातचीत अंतिम चरण में है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने उनके सामने रखा है। उसमें हमारे जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं, जयपुर हो, अजमेर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, उन शहरीकरणों को, शहरों को, महानगरों को, नगरों को, कस्बों को में सारी उचित सुविधाएं आम जन को उपलब्ध हों। और इस दिशा में हमने विश्व बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात की है और हमारी बातचीत अंतिम चरण में है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने उनके सामने रखा है। उसमें हमारे जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं, जयपुर हो, अजमेर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, कोटा हो, बीकानेर हो, भरतपुर हो, इनमें सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध हों और इसके साथ साथ इनके 60, 70, 80 किलोमीटर के दायरे में जो छोटे कस्बे हैं, जहाँ से लोग बाग चाहे निजी क्षेत्र की सेवा में आ रहे हैं, चाहे व्यापार के लिए आ रहे हैं, चाहे मजदूरी के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी हम उनके गृह क्षेत्र को एक सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित करें और वहाँ से महानगर तक समुचित यातायात की व्यवस्था हो, जिसमें वो सुबह अपने घर से खाना खाकर निकले और दिन भर यहाँ, चाहे वो नौकरी पे आए, चाहे मजदूरी पे आए, चाहे अपने व्यापार पे आए, करके और समाप्ति पर वापस
अपने घर पर पहुंचकर सुकून के साथ परिवार के साथ बैठकर खाना खाकर जी सुख की नींद सोए। जी। इस दिशा का एक प्रोजेक्ट हमने बनाया जो अभी हमारा विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ चल रहा है। जब वो अंतिम चरण में आ जाएगा और स्वीकृत हो जाएगा उसके बाद हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। खर्रा जी, जब आप विश्व बैंक और एशियन बैंक की बात करते हैं तो राजस्थान बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर है और जयपुर, जोधपुर, जिन शहरों का आपने जिक्र किया, खास करके उदयपुर, यहाँ पर जयपुर में हम देखते हैं इतनी ज़्यादा गंदगी जो है, टूरिज़्म यहाँ से आकर, टूरिस्ट यहाँ से आकर जो तस्वीर लेकर जाता है राजस्थान की, जयपुर की, आपको लगता है कि वो आपको कष्ट देती है, उसमें करेक्शन की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लाल किले से देश की जनता को संबोधित करते हुए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का नारा दिया था, बहुत से लोगों ने उनके इस नारे का मजाक उड़ाया था। और मेरा एक निश्चित दृढ़ मत है कि सरकार कितनी ही बेहतर कार्य योजना बना ले, कितने ही जन कल्याण की योजनाएं बना ले, कितने ही जन कल्याण के कार्यक्रम बना ले, वो सही मायने में फलीभूत तब होते हैं जब आम जन की भागीदारी उसमें सुनिश्चित होती है। आप जिस विषय में बात कर रही हैं, मैं जयपुर के सभी नागरिकों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूँगा और बाकी शहरों के नागरिकों से भी विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत आप हर नागरिक के हित का नारा है। जयपुर के नागरिक अगर ठान लें और नगर निकाय द्वारा स्वच्छता के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें अपना योगदान दें। घर का कचरा जब आपके दरवाजे पर नगर निकाय का वाहन आए, गीला कचरा गीले कचरे के पात्र में, सूखा कचरा सूखे कचरे के पात्र में फेंकें और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अगर वो सहयोग करें तो निश्चित रूप से ये जो समस्या उसका समाधान होगा। और जब जयपुर स्वच्छ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, विश्व पर्यटन स्थल पर अपना एक अलग स्थान बनाएगा, पर्यटकों की आवक बढ़ेगी, तो जयपुर के निवासियों को ही लाभ होगा। निश्चित रूप से। तो जयपुर के और राजस्थान के लोगों से यूडीएच मंत्री की अपील है कि सरकार से अपेक्षा करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी पूरा करे। एक दो सवाल व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए हमारे दर्शकों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। इस सरकार में एक बात बहुत बहुत कॉमन है कि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री जो वरिष्ठ हैं उनके बेटे बड़े एक्टिव हैं। आपके लिए भी ये बात कही जा रही है, कितनी सही है? देखिए, मैं यहाँ गया, मेरा एक लड़का मेरे श्रीमाधुर निर्वाचन क्षेत्र के जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें मैं नहीं जा पाता उनमें जाता है। इसके अलावा उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में के नागरिकों के, मेरे मतदाताओं के, मेरे शुभचिंतकों के हर सुख दुख में जिनमें मैं शारिक नहीं हो पाता वो शारिक होता है। और व्यक्तिगत एक सवाल और, जो आपने बहुत बहुत सीधा स्ट्रेट आपने जवाब दिया। हालांकि बहुत तरह की बातें जयपुर में जो आपके बेटे रहते हैं उनके लिए करते हैं लोग, कितनी सही है वो आप बेहतर बता पाएंगे। राजनीति में हर व्यक्ति की जो महत्वाकांक्षा होती है, आपने कहा मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है वैसे, और जो मिल गया उससे आप संतुष्ट हैं। कैबिनेट रिशफल की बातें हो रही हैं, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, कब तक लग रहा है आपको? देखो, ये पार्टी के नेतृत्व का, पार्टी संगठन का नेतृत्व और मुख्यमंत्री दोनों का विशेषाधिकार है कि जब भी वो उचित समझें, उचित समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार करें, मंत्रिमंडल का फेरबदल करें। निकाय चुनाव से पहले आपको संभावना दिखती? अब ये उन पर निर्भर करता है। इस बारे में मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल इस प्रकार का कोई विचार चल रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खर्रा जी, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए, इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत स्पष्टता से छात्र संघ चुनावों को लेकर अभी कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। सो जितने भी आंदोलनरत छात्र हैं वो तैयारी करें कि कैसे उन्हें राजनीति में शुचिता लानी है। नगर निगमों के जो चुनाव हैं वो तय समय पर, दिसंबर की जो तारीख बताई गई सरकार की, उसकी तरफ से उसको लेकर पूरी तैयारी यूडीएच मंत्री की और उनकी टीम की नज़र आ रही है। खास बात ये कि जयपुर, जोधपुर और कोटा में जो 2 नगर निगम हैं उन्हें एक किया जाएगा
और साथ ही मेयर का डायरेक्ट चुनाव भी शायद अब आने वाले समय में हम नहीं देखेंगे। और भी बहुत सारी बातें न्यूज़ 24 पर आप लगातार राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से सुनते रहिए। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।